अरे ओ मैदे की कटोरी, और कितना मेकअप थोपेगी? जल्दी चल, पंडित जी वहां पर आ चुके हैं। अरे बस माँ जी, कितना चिल्लाओगी? चलिए। इरावती और उसकी बड़ी बहू निधि दोनों अब अपने होने वाली छोटी बहू रचना के घर शादी का मुहूर्त निकालने जाते हैं। इरावती बहन, चलिए, अब बच्चों की शादी का मुहूर्त तय हो चुका है। अब बस जल्द से जल्द सारी तैयारियां शुरू कर देते हैं। हाँ सुमित्रा बहन, शादी के लिए मैं तो बहुत ही उत्सुक हूँ। तभी वहां पर रचना सबके लिए खाना लेकर आती है। अरे वाह रचना, क्या बात है! क्या कमाल का खाना बनाया है तूने! अरे ओ निधि बहू, जरा सीख अपनी होने वाली देवरानी से। इसके हाथ में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। फिर सभी लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में, काकी जी, लाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, अच्छे से मालिश भी कर दूंगी। आप कह रही थी ना उस दिन कि आपके पैर बहुत दर्द करते हैं। हाँ बेटी, वो तो है, लेकिन तुझे अभी पैर दबाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं काकी जी, मुझे ऐसे मना मत कीजिए। मैं आपकी बस सेवा करना चाहती हूँ। फिर रचना इरावती के पैरों की मालिश करती है और रचना का ये भोला और अच्छा स्वभाव देखकर इरावती उस पर बहुत खुश हो जाती है। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जिसके फल स्वरूप में मुझे इतनी अच्छी बहू मिल रही है। निधि बहू, रचना तो तुझसे भी ज्यादा गुणवान और सुशील है। धन्यवाद माँ जी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। निधि दीदी भी बहुत अच्छी है। हे भगवान, ये रचना तो अभी घर की बहू बनी भी नहीं है, और अभी से ही इसने माँ जी के दिल में घर क्या, पूरा का पूरा बंगला बना दिया। हम्म, शादी से पहले ही निधि रचना पर जलने लगती है। वैसे निधि बहुत आलसी होती है और वो तो बस आराम करना ही पसंद करती है। चलो, आज का सारा काम तो खत्म कर दिया है मैंने, अब जाकर आराम से टीवी देखती हूँ। फिर निधि टीवी देखने लगती है कि उतने में इरावती आवाज लगाती है। अरे ओ निधि बहू, मेरी साड़ी जल्दी से इस्त्री कर दे, मुझे मेघा के घर पर जाना है। हे भगवान, इस बुढ़िया ने तो मेरी आधी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। सच में, लगातार काम कर कर के मैं तो परेशान हो गई हूँ। फिर निधि टीवी देखना छोड़कर अपनी सास की साड़ी इस्त्री करती है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सहेलियों से मिलने के लिए सज संवर कर जा रही होती है कि उतने में उसे अमर रोक लेता है। भाभी, जल्दी से मेरे लिए जूस बना दो ना, आज मैं नाश्ता नहीं करने वाला, जूस ही पीकर जाऊंगा। लेकिन देवर जी, अभी तो मैं बाहर जाने वाली थी। अरे भाभी, बस 2 मिनट का तो काम है, अब मुझे ये जूस वूस बनाना नहीं आता, और माँ भी मंदिर गई है ना, बस थोड़े ही दिनों की बात है। फिर मैं भी मेरे छोटे मोटे काम आपको बताकर परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि तब तो मेरी बीवी आ जाएगी ना। हाँ हाँ पता है, चलो ठीक है, मैं बना देती हूँ। फिर निधि रसोई में जाकर फटाफट जूस बनाने लगती है, लेकिन वो जूसर का ढक्कन ठीक से बंद ना होने के कारण सारा जूस निधि के मुंह पर और उसके नए ड्रेस पर उड़ जाता है। अरे नहीं, मेरा मेकअप तो पूरा खराब हो गया। और ये क्या, मेरी ये नई ड्रेस भी खराब हो गई। ये घर के सारे काम करके तो मैं तंग आ चुकी हूँ। एक दिन भी मेरा यहाँ पर शांति से नहीं कटता। फिर निधि अपना दुखड़ा उसकी माँ को फोन करके बताती है। हे राम, तू चिंता मत कर बच्ची, अब तेरी देवरानी आ जाएगी ना, तो तू उसी से सारे काम करवा ले। हाँ माँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी वो काफी भोली है। और आपको पता है क्या, जब हम उसके घर पर मुहूर्त निकालने गए थे, तब वो माँ जी के पैर दबाने लग गई, पागल कही की। फिर कुछ ही दिनों में रचना और अमर की शादी हो जाती है। सुनो ना रचना, वो मेरी सहेली की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसीलिए मैं उसे देखने जा रही हूँ। तो आज के दिन के लिए तुम मेरे हिस्से का काम कर दोगी क्या? पर दीदी, इतना सारा काम मैं अकेली। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी सहेली की देखभाल कीजिए,
मैं यहाँ पर संभाल लूंगी। आप यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। शुक्रिया रचना। लेकिन हाँ, माँ जी ने पूछा तो कहना कि मैं सारा काम करके गई हूँ, वरना वो मुझ पर खामखा भड़क जाएगी। हाँ दीदी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं माँ जी को संभाल लूंगी। अब इसी प्रकार से निधि अपने देवरानी के भोलेपन का फायदा उठाने लगती है। फिर एक रात, अरे निधि बहू, आज तो रचना ने काफी सारा काम कर लिया है, इसीलिए कल सुबह के भोग प्रसाद की तैयारी तू ही करेगी। याद रहे, 100 से ज्यादा लड्डू बनने चाहिए। रचना और अमर की शादी के बाद मैंने कहा था कि मैं मंदिर में 100 लड्डू चढ़ाऊंगी। क्या? 100 लड्डू? अरे इतना क्या चौंक रही है? मुंह दिखाई के रस्म के दिन रचना ने भी तो 100 से ज्यादा लड्डू बनाए थे, वो भी अकेले ही। इतना कहकर हीरावती वहां से चली जाती है। तभी निधि रचना के पास जाती है। अरे रचना, मेरी तबीयत थोड़ी नाजुक सी लग रही है, बहुत थकावट भी महसूस हो रही है, और आज रात जागकर मैं इतने लड्डू नहीं बना पाऊंगी, इसलिए ये लड्डू तुम ही बना देना। ये काम तो मैं खुद ही कर लेती, लेकिन मेरी तबीयत बहुत खराब है ना, इसीलिए मैं रात भर नहीं जाग सकती, वरना मैं कल बीमार पड़ जाऊंगी, और डॉक्टर ने भी मुझे रात भर जागने से मना किया है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है दीदी, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं बना दूंगी सारे लड्डू। पक्का ना रचना? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे नहीं दीदी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखना। वाकई में रचना, तुम सबसे अच्छी हो। भगवान ऐसी देवरानी हर जेठानी को दे। पर हाँ, माँ जी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो लड्डू तुमने बनाए हैं। अरे नहीं दीदी, मैं उन्हें इस बात का बिल्कुल पता नहीं लगने दूंगी। फिर निधि जाकर आराम से घोड़े बेचकर सो जाती है। और यहाँ बेचारी रचना थकी हारी होने के बाद भी रात के 2 बजे तक जागकर लड्डू बनाती है। अब निधि ऐसे ही मीठे बोल बोलकर अपनी मासूम और दिलदार देवरानी से काम करवाती है। फिर एक दिन जब रचना बाजार गई होती है, तभी उसे वहां पर उसका पुराना स्कूल का दोस्त नील मिलता है। अरे रचना, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ नील, तुम बताओ। सब बढ़िया। शादी मुबारक हो रचना, बहुत लंबे समय के बाद दिखी हो तुम। मैंने तुम्हारी शादी की फोटोज भी देखी थी, सुहानी ने पोस्ट की थी ना? हाँ, वो आई थी शादी में। चलो बढ़िया है। वैसे तुम कब शादी कर रहे हो, या कुंवारा ही रहने का इरादा है? अरे नहीं नहीं, करूंगा ना, माँ लड़की ढूंढ ही रही है। अच्छा, और काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? घर पर सब ठीक तो है ना? अब सारी बातें यही करने का इरादा है क्या? इससे अच्छा है कि हम वहां कुल्फी वाले से 2 कुल्फी लेकर पार्क में बैठकर आराम से बातें करें। क्यों, क्या कहती हो? हाँ, यही सही रहेगा। चलो। फिर नील और रचना दोनों कुल्फी खाते हुए पार्क में बैठकर बातें करते हैं। तभी वहां से गुजर रही निधि रचना को एक लड़के के साथ बातें करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। दया रे दया, ये क्या बवाल है? मेरी देवरानी जो इतनी सुशील और संस्कारी बनती है, वो एक आदमी के साथ, वो भी पार्क में बैठकर कुल्फी के चटकारे लेते हुए गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं। अब देखना रचना, मैं कैसे तेरी बैंड बजाती हूँ। फिर निधि फौरन उन दोनों की फोटो खींच लेती है, और जब रचना घर वापस लौटती है, तभी निधि उसे वो फोटो दिखाती है। हाँ दीदी, ये नील है, मेरे स्कूल का पुराना दोस्त, मुझे बाजार में मिला था, और फिर हम दोनों पार्क में बैठकर बस पुराने दिन को याद कर रहे थे, और हमने बहुत सी बातें भी की। अरे बेशरम लड़की, वैसे तो बड़ी संस्कारों वाली बनती फिरती है, लेकिन घर के बाहर जाकर आवारा मर्दों के साथ गप्पे मारते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई क्या? हाँ, पर दीदी, मैंने थोड़ी ना कोई गलत काम किया है जो मैं शर्मिंदा हो जाऊं। अरे तुमने गलत नहीं, बहुत गलत किया है। ये फोटो अगर मैं माँ जी और देवर जी को दिखा दूंगी तो उनका खून भी खोल उठेगा।
आज तक मैंने तुम्हारे जेठ जी के सिवा किसी और मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है। और तुम तो सीधे पार्क में बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। वाह, माफ कीजिए दीदी, लेकिन वो मेरा अच्छा दोस्त है और कुछ भी नहीं। और उसकी तो अभी शादी भी होने वाली है। तुम्हारी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करने वाला। ये फोटो देखने के बाद माँ जी और देवर जी तो तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या? क्या नहीं? हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो रचना, अगर तुम चाहती हो कि मैं किसी को भी ये फोटो ना दिखाऊं, तो तुम्हें वो सब करना होगा जो जो मैं तुम्हें बोलूंगी। मंजूर है तुम्हें? हाँ हाँ दीदी, मुझे मंजूर है, लेकिन आप बस ये फोटो किसी को भी मत दिखाना। अच्छा ठीक है, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी। इस तरह से निधि रचना के मन में डर पैदा करके वो उसे धमकाने लगती है और वो बेचारी अब एक प्रकार से निधि की नौकरानी बन जाती है। अरे ठीक से मालिश करो, वरना मैं तुम्हारा हाथ मरोड़ दूंगी। ठीक है दीदी। निधि अब अपने हिस्से के सारे काम भी रचना से ही कराती है। अरे ओ निधि बहू, काफी दिनों से मैं देख रही हूँ, तू तो बस आराम ही फरमाती रहती है या फिर कहीं बाहर घूमने चली जाती है। देवरानी आने के बाद तूने अपने बहू धर्म से इस्तीफा दे दिया है क्या? हाँ? नहीं तो माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सारे काम करके ही आराम करती हूँ और फिर बाहर चली जाती हूँ। आप चाहो तो रचना से पूछ सकती हो। क्यों रे रचना बहू, ये सच बोल रही है क्या? हाँ माँ जी, दीदी घर का सारा काम करती है। उल्टा वो तो कभी कभार मुझसे भी ज्यादा काम करती है। अब आप भी अपने काम में व्यस्त रहती हो ना, इसीलिए आप दीदी को ज्यादा काम करते हुए नहीं देखती होगी और इसीलिए आपको ऐसा लगा। अच्छा, अगर तू कह रही है तो सच ही होगा बहू। इतना कहकर इरावती वहां से चली जाती है। बहुत खूब रचना, ऐसे ही हर बार झूठ बोला करो, फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम मेरे सारे काम करती हो, वरना पता है ना क्या होगा। हाँ दीदी, आप बेफिक्र रहिए। फिर एक दिन काम करते हुए अचानक से रचना गिर जाती है और उसके हाथ पर सूजन आ जाती है। मैं कुछ नहीं जानती रचना, तुम्हें सारा काम करना होगा, मतलब करना ही होगा। ये हाथ सूजने का नाटक किसी और के सामने करो, मेरे सामने नहीं। लेकिन दीदी, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा हाथ बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है और मुझसे कोई काम भी नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें कोई भी काम नहीं करना है। तो मैं अभी जाकर माजी और देवर जी को तुम्हारे और उस पुराने दोस्त नील की फोटो दिखाती हूँ। फिर तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, क्योंकि अब तुम्हारे इस घर में आखिरी कुछ घंटे बचे हैं। अरे नहीं दीदी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। रचना आगे बोलने जा ही रही होती है कि तभी वहां पर इरावती आती है और वो निधि को जोरदार थप्पड़ लगाती है। माँ जी, आपने मेरा गाल लाल क्यों किया? अरे निर्लज्ज लड़की, तुझे क्या लगा तू इस बिचारी लड़की को धमकाती रहेगी और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा? मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। क्या? अरे क्या हुआ अगर इसका कोई दोस्त है तो? हाँ, अगर ये शादीशुदा है इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इसका कोई पुरुष दोस्त नहीं हो सकता। जरूर हो सकता है। तूने इस बेचारी के मन में इतना डर पैदा कर दिया कि ये डर गई तेरी धमकी से, लेकिन अब तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माफ कीजिए माँ जी, मुझसे भूल हो गई। अरे क्या भूल हो गई? तूने इसे एक छोटी सी बात के लिए इसे डरा कर अपनी ही देवरानी को नौकरानी बना दिया। छी, अब या तो तू इस घर से निकल जा या फिर यहाँ पर रहना है तो अगले 1 महीने के लिए तुझे ही इस घर के सारे काम करने पड़ेंगे। रचना बहू कोई काम नहीं करेगी और यही तेरी सजा है। क्या? नहीं माँ जी, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। क्यों? रचना बहू ने भी अकेले ही सारा काम कर लिया ना तेरे दबाव में, तो अब तुझे भी करना होगा या फिर निकल जाए इस घर से।
दरवाजे खुले हैं। निधि के पास अब कोई विकल्प नहीं बचता और उसे अब अगले 1 महीने के लिए अकेले ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं। जीविका अपने पति संभव, देवर रोहन, सास बीना और ससुर प्रमोद के साथ रहती है। उसकी अपने देवर के साथ काफी अच्छे से जमती है, लेकिन घर वाले रोहन के साथ कुछ दिनों से ठीक से पेश नहीं आते। माँ पापा, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। वो दुकान में नया माल लाना है ना, इसीलिए चाहिए थे मुझे। अरे क्या नया माल लाना है? तेरी दुकान की तो ऐसी की तैसी। इतने दिनों से बस हमसे ही पैसे लेते आ रहा है। किसने कहा था तुझे वो कपड़ों की दुकान खोलने के लिए? अरे जिसकी पढ़ाई की है उसकी जॉब करना। नालायक कहीं का कपड़ों की दुकान खोल के बैठा है। लेकिन पापा। देख रोहन, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे कितना लंबा समय हो गया है कब से तूने वो बिजनेस शुरू किया है, लेकिन अभी तक कोई अच्छा नतीजा नहीं मिला है हमें। देख, ये सब काम तो छोड़ दे और कोई अच्छी सी नौकरी देख। बता दे रही हूँ तुझे। रोहन, यू बार बार माँ पापा को परेशान मत किया कर, समझा ना? अगर तुझे वो बिजनेस चलाना है तो तू खुद कहीं से पैसों का जुगाड़ कर, वरना चुपचाप कोई नौकरी देख ले। तेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तो तुझे आसानी से जॉब भी मिल सकती है। तो फिर तू ये बिजनेस क्यों कर रहा है? आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अगर अभी आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तभी आगे जाकर मेरा बुटीक अच्छे से चल पाएगा। मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूँ कि मैं अपनी मेहनत से अपने इस कपड़े के बिजनेस को आगे जरूर लेकर जाऊंगा। बस अभी के लिए मुझे आप लोगों के सहारे की जरूरत है। नहीं मिलेगा कोई भी सपोर्ट। चल दफा हो जा अब। और खबरदार, अगर आइंदा से तूने अपने उस घटिया बिजनेस को लेकर कोई भी बात की तो मेरे कान पक चुके हैं उसके बारे में सुन सुनकर। रोहन को कोई भी समझकर नहीं लेता, जिस कारण वो दुखी होकर घर के पास वाले गार्डन में जाकर बैठता है। तभी वहां पर उसकी भाभी यानी जीविका आ जाती है। रोहन, अरे जीविका भाभी, आप यहाँ पर? हाँ रोहन, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन पर, तुम्हारे दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी है तुम्हारे साथ। ये लो रोहन, ये कुछ पैसे हैं जो मैंने अपने साइड में बचा कर रखे थे। ये पैसे तुम अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन भाभी, ये पैसे तो आपके हैं, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? देखो रोहन, तुम इन पैसों के बारे में इतना मत सोचो, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपने बिजनेस में तरक्की जरूर करोगे। घर वाले इस बात को भले ही ना समझ पाए, लेकिन मैं जरूर समझ सकती हूँ। और हाँ, तुम्हें जब जब पैसों की जरूरत होगी तुम मुझसे पैसे ले सकते हो, ठीक है ना? थैंक यू सो मच भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हो। यू आर मोस्ट वेलकम रोहन। फिर एक दिन जब जीविका बाहर शॉपिंग करने गई होती है, तभी उसे घर आने में देरी हो जाती है। और तभी रोहन और जीविका साथ में घर आते हैं और उन दोनों को साथ में देखकर बीना और प्रमोद को काफी हैरानी होती है। अरे तुम दोनों साथ में कैसे आ रहे हो? अरे माँ, भाभी मॉल के पास अकेली खड़ी थी, कैब का इंतजार कर रही थी और मैं वहीं से गुजर रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि इन्हें अपने साथ ही लेकर आऊं। अरे लेकिन इतना ही था तो तुम संभव को बुला लेती ना बहू, रोहन के साथ आने की क्या जरूरत थी? लेकिन पापा जी, उसमें क्या होता है? अगर मैं रोहन के साथ आ गई तो क्या हुआ? मैंने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। हाँ वही तो। अरे चुप रहो तुम दोनों को कोई समझ नहीं है कि दुनिया वाले कितने बुरे हैं, और उनकी सोच भी। तुम दोनों के रिश्ते में जितनी दूरियां
और जितनी मर्यादा रहेगी उतना ही तुम दोनों के लिए भी अच्छा रहेगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं माँ जी? कुछ नहीं, अब ज्यादा दिमाग मत लड़ा और जितना कहा है उतना ही कर। अब अंदर चल और जल्दी से हाथ मुंह धोकर सबके लिए खाना लगा दे। बहुत डोल लिया तुम दोनों ने घर के बाहर, अब घर के काम निपटा जल्दी, घुमक्कड़ कहीं की। फिर जीविका अंदर चली जाती है। ऐसे ही संडे के दिन, अरे ये क्या है बहू, आज तो संडे है ना, तो आज तो संभव के लिए उसका पसंदीदा बटर चिकन बनना चाहिए। तो फिर ये हैदराबादी पुलाव क्यों बनाया है तुमने? वो क्या है ना पापा जी, आज रोहन भी हमारे साथ लंच कर रहा है। हर रोज तो रोहन हमारे साथ खाना खा ही नहीं पाता, इसीलिए आज मैंने उसके पसंद का ये पुलाव बनाया है। लो ना रोहन, ये दही और चटनी भी लो। अरे बंद करो ये सब नौटंकी। ये रोहन तो बस यहाँ पर मुफ्त की रोटियां ही तोड़ने बैठा है और कुछ नहीं आता इसे। घर में तो एक पैसा भी नहीं देता, बस लेकर जाना आता है इसे। संभव, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? रोहन तुम्हारा छोटा भाई है, जरा तमीज से बात करो। संभव एकदम सही कह रहा है। अरे इसकी उम्र में तो संभव पैसे कमाकर घर में देता था, लेकिन ये तो कुछ नहीं देता, उल्टा हमें ही आज तक इसे पोसना पड़ रहा है। लेकिन माँ जी, रोहन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और वो बिजनेस है, उसे सेटल होने में समय तो लगेगा ही ना। यूं ताने कसते रहने की जगह हमें तो उल्टा रोहन का साथ देना चाहिए। बस बहू, बहुत ले ली तुमने रोहन की साइड। भूलो मत, ये तुम्हारा देवर है, कोई दोस्त या यार नहीं, समझी तुम? अपने रिश्ते की हैसियत में रहो, ज्यादा उछलो मत और इसकी तरफदारी करना बंद कर दो। हम हमारा देख लेंगे, ये हमारा बेटा है और संभव का भाई है। तुम इस घर की बहू हो और रोहन की भाभी, तो भाभीयों वाली बातें करो। अगली बार से मैं ये सब सहन नहीं करने वाला। पर पापा जी, मैं तो बस। जीविका भाभी, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं बाहर खाना खा लूंगा। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। वो एक अन्न का निवाला भी नहीं खाता, जिस कारण जीविका को बहुत दुख होता है। फिर एक रोज जब जीविका और संभव दोनों एक मूवी डेट पर जाने वाले होते हैं, तभी संभव उस प्लान को आखिरी मिनट पर कैंसिल कर देता है, क्योंकि उसे ऑफिस में कुछ काम आ जाता है। इससे जीविका बहुत उदास हो जाती है और तभी वहां पर रोहन आता है। टड़ा! ये देखो भाभी, मैंने ऑनलाइन टिकट्स बुक कर दी है। अरे रोहन, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? भाभी, मैं जानता हूँ आप और संभव भैया मूवी देखने जाने वाले थे, लेकिन भैया ने हर बार की तरह लास्ट मिनट पर इस बार भी प्लान कैंसिल कर दिया है। हाँ रोहन, तुमने सही कहा। कोई बात नहीं भाभी, अब मैं आ गया हूं ना। अब हम दोनों साथ में मिलकर आपकी फेवरेट मूवी देखेंगे। पर रोहन, देखो भाभी, अब जैसे आप मेरे सैड मूड को ठीक करती हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि आपके सैड मूड को ठीक करे। चलिए, अब टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से थिएटर पहुंचते हैं। कुछ ही देर में मूवी शुरू होने वाली है। ठीक है रोहन, चलो चलते हैं। रोहन और जीविका दोनों साथ में मूवी देखने जाते हैं और आते वक्त सड़क पर आइसक्रीम खाकर बाइक पर राइड करते हुए आते हैं। उन्हें इस तरह जाते हुए देखकर बीना की सहेली उसे फोन करके सारी बातें बता देती है। क्या? और नहीं तो क्या बीना, अभी अभी तेरी बहू को तेरे छोटे बेटे के संग गाड़ी पर घूमते हुए देखा मैंने, मानो दो यार घूम रहे थे, ऐसा लगा मुझे। अरे अपनी बहू को संभाल के रख और बेटे को भी समझा दे। देवर भाभी का रिश्ता है दोनों का, कहीं हंसी मजाक में ये रिश्ता किसी गलत दिशा में ना चला जाए।
अपनी सहेली की ये बातें सुनकर बीना को बहुत गुस्सा आता है। जब जीविका और रोहन घर वापस आते हैं, तभी बीना और प्रमोद उन दोनों को खूब डांटते हैं। अरे बेशर्मो, तुम दोनों को 1000 बार कहा है मैंने कि एक साथ इतना मत रहा करो। अभी अभी मेरी सहेली का फोन आया था मुझे, और वो मुझे बता रही थी कि कैसे आवारा दोस्तों की तरह तुम दोनों बाइक पर घूम रहे थे। तो उसमें क्या हुआ माँ, घूम ही तो रहे थे, थोड़ी ना कोई गलत काम कर रहे थे। रोहन, अपनी माँ को उल्टा जवाब देने की जुर्रत भी मत कर। अरे तुम दोनों देवर भाभी हो, अगर अपनी भाभी से यूं चिपका रहेगा तो लोग तो ताने देंगे ही ना। इतना ही नहीं, लेकिन शादी के लिए तुझे कोई लड़की भी नहीं मिलेगी फिर। लेकिन माँ जी, दुनिया वालों के लिए हम क्यों बदले? हमें जैसा जीना है हम वैसे क्यों नहीं जी सकते? जीविका, हर बार तुम्हें माँ पापा से बहस करना जरूरी है क्या? अरे जितना उन्होंने कहा है उतना ही करो ना। और तू रोहन, आज के बाद तू मेरी बीवी को लेकर कहीं भी नहीं जाएगा और इससे दूर ही रहेगा, वरना मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। मैं अब अच्छी तरह से समझ रहा हूँ सब कुछ। जीविका और रोहन के रिश्ते को सभी घर वाले गलत समझने लगते हैं। एक रात जब रोहन को तेज बुखार आता है, तब उसके पास कोई भी नहीं होता। इसीलिए जीविका रात में उसके माथे पर पट्टी रखती है और उसे काढ़ा भी पिलाती है, और उसकी वहीं पर बैठे बैठे आंख लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद में जब संभव की आंखें खुलती है, तब वो जीविका को कमरे में से गायब देखता है। अरे ये जीविका कहाँ चली गई? फिर संभव बाहर निकलकर जीविका को घर में ढूंढने लगता है। तब उसे जीविका रोहन के कमरे में सोई हुई दिखाई देती है। जीविका को रोहन के कमरे में देखकर संभव को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्ला पड़ता है, जीविका! संभव की आवाज सुनकर जीविका और रोहन नींद से जाग जाते हैं, और तभी संभव रोहन को एक थप्पड़ लगाता है। भैया, क्या हुआ है? आपने मुझे क्यों मारा? संभव, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? रोहन को पहले से ही कितना तेज बुखार है, और ऊपर से तुम उसे क्यों मार रहे हो? तभी वहां पर बीना और प्रमोद भी आते हैं। अरे बंद करो तुम दोनों अपना ये फालतू का नाटक। मुझे अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि तुम दोनों के बीच में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। जीविका बहू, अपने देवर के साथ सोते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? छी, इतनी कैसे गिर सकती है तू? अरे तुम दोनों को कितनी बार समझाया है मैंने, लेकिन तुम दोनों अपनी एक घटिया हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आए। पापा, मैं बुखार से तप रहा था, इसीलिए भाभी यहाँ पर आई थी। इन्होंने ही मेरे सर पर पट्टियां रखी और मुझे काढ़ा भी पिलाया, और शायद पट्टियां बदलते वक्त ही उनकी आंख लग गई। भगवान की सौ पापा, आप लोग जैसा सोच रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। चुप कर तू, अब तुम दोनों इस घर में नहीं रहोगे। तुम दोनों को जितनी रंगरलियां मनानी है बाहर जाकर मनाओ, लेकिन यहाँ पर नहीं। चलो निकलो यहाँ से। संभव बिल्कुल सही कह रहा है। अरे तुम दोनों को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। अरे आप लोग क्या निकालोगे हमें? हमें खुद को ही अब इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना है। ऐसे ससुराल में रहने का मुझे भी कोई शौक नहीं है, जहाँ पर मेरे चरित्र पर ही सवाल उठाया जाए और जहाँ पर रिश्तों की मर्यादा ना हो। अरे मैंने हमेशा से ही रोहन को अपने छोटे भाई की तरह समझा है, और उसने भी हमेशा से ही एक अच्छे छोटे भाई की तरह मेरा साथ दिया है। इसीलिए हम दोनों के बीच में इतना लगाव है। लेकिन आप जैसे घटिया सोच वाले लोगों के दिमाग में ये सब बातें समझ में नहीं आ सकती। भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अरे जब मुझे आप सबके सहारे की जरूरत थी, तब मेरे साथ कोई भी नहीं था।
सिर्फ भाभी ने ही मुझे सहारा दिया। उन्होंने मुझे पैसों की मदद की और बाकी हर एक प्रकार की भी मदद की, और आज उन्हीं की वजह से मेरा बचा कुचा बिजनेस डूबने से बच गया है। भाभी तो हमेशा से ही मेरे लिए एक बड़ी बहन की तरह रही है, और अगर आप लोग और दुनिया वाले हमारे इस प्यार से भरे रिश्ते को समझ नहीं सकते तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम इस घर में अब और नहीं रहेंगे। चलिए भाभी। फिर जीविका और रोहन दोनों भी घर छोड़कर जाने लगते हैं, और उन दोनों की बातें सुनकर उनके घर वालों को काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। रुक जाओ जीविका बहू, रोहन बेटा रुक जा, हमें माफ कर दो बच्चों। हमने तुम दोनों को गलत समझा है। हमने तुम दोनों का रिश्ता लोगों के नजरिए से और अपनी गिरी हुई छोटी सोच से तोला है, लेकिन आज तुम दोनों ने देवर और भाभी के रिश्ते की परिभाषा ही बदल दी है। हाँ बहू, रोहन बेटा माफ कर दो हमें, लेकिन ये घर छोड़कर मत जाओ, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि तुम दोनों गलत नहीं थे। अरे गलत तो हम लोग हैं, जो हमने लोगों के बारे में सोचा, और लोगों का क्या है वो तो कहते ही रहेंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन आज हमें तुम दोनों के रिश्ते का अच्छापन दिख चुका है और हमारी आंखें भी खुल चुकी है बेटा। हाँ जीविका, प्लीज मुझे माफ कर दो, और छोटे तू भी मुझे माफ कर दे, और थैंक यू सो मच हमें इतनी बड़ी सीख देने के लिए कि देवर भाभी का रिश्ता भाई बहन से कम नहीं होता, और वो दोनों भी एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, ठीक किसी दोस्त या किसी भाई बहन की तरह। घर वालों की माफी सुनकर वो दोनों उन्हें माफ कर देते हैं, और पूरा परिवार फिर से साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगता है। पंखुड़ी बहुत ही स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाती है, और उसके हाथ का हलवा खाकर सभी उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। अरे वाह 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 पंखुड़ी बहू, ये हलवा नहीं बल्कि ये तो अमृत है, अमृत। इसे खाकर तो मेरा मन तृप्त ही हो गया। मैंने ऐसा गाजर का हलवा अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया बहू। थैंक यू सो मच माँ जी। अब ठंड का मौसम खत्म होने वाला है, इसीलिए मैंने सोचा कि जितने भी दिन बचे हैं उतने दिन गाजर का हलवा ही बना दो। हाँ बहू, मैं तो कहती हूँ कि तू अपने गाजर के हलवे को बाजार में जाकर बेच, लोग तो लट्टू हो जाएंगे तुझ पर। हाय हाय माँ जी, ये आप क्या बोल रही हो? मेरा मतलब तेरे हाथ के बनाए हुए हलवे पर। पंखुड़ी की सास करुणा देखते ही देखते 6 से 7 कटोरी हलवा खा जाती है। आहा, इस हलवे को खाकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। माँ जी, मैंने आज खाना भी बनाया है, उसे भी खाना है आपको। आप तो इस हलवे को ऐसे खा रही हो जैसे कि यही आज का खाना है। अरे बहू, तूने हलवा ही इतना लाजवाब बनाया है कि खाते खाते तो मेरा मन ही नहीं भर रहा। वैसे बहू, सच सच बता, इस हलवे में तूने ऐसे कौन सी खुफिया चीज डाली है जिससे ये इतना बेहतरीन बनता है? बता बता, जल्दी बता मुझे। आखिर क्या है वो टॉप सीक्रेट? वो सीक्रेट नहीं होता माँ जी, सीक्रेट होता है। क्या अभी? अरे हाँ हाँ, वही वही, बड़ी आई शेक्सपियर की बहन। माँ जी, शेक्सपियर नहीं है वो, शेक्सपियर है वो। बहू, अब बहुत हुआ। तू मेरी इंग्लिश ठीक करने की जगह मुझे इस गाजर के हलवे का टॉप सीक्रेट बता। मेरा मतलब सीक्रेट बता। देखो माँ जी, अगर मैंने आपको टॉप सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में बता भी दिया तो आप भी मेरे जैसा हलवा बनाने लगोगी। सीक्रेट बताया नहीं जाता, इसीलिए तो वो सीक्रेट होता है। इतना कहकर पंखुड़ी रसोई में चली जाती है। कल मुई कही के पता नहीं क्या मिलाती है हलवे में। खैर, मुझे क्या,
मुझे खाने को मिल जाए बस उतना ही काफी है, और लाइफ में क्या चाहिए। फिर एक दिन पंखुरी के घर पर किट्टी पार्टी होती है। तभी उसकी 3 सहेलियां अश्विनी, लीना और काशवी आती है। तभी पंखुरी उन्हें भी अपने हाथ का बना हुआ गाजर का हलवा देती है, जिसे खाकर वो भी उसके हलवे के फैन बन जाते हैं। वाह यार पंखुरी, ये हलवा है या कोई अमृत। उफ, ऐसा हलवा तो मैंने कभी नहीं खाया। अमेजिंग यार। वाकई में पंखुरी, हलवा तो एकदम कमाल का बना है। मुझे तो 1 कटोरी और चाहिए। आज तो मैं जी भरकर खाऊंगी ये हलवा। भाड़ में गई डाइट। जब ऐसा जादुई हलवा खाने को मिला है तो इस सुनहरे मौके को कैसे छोड़ सकती हूँ मैं। ओके अश्विनी, रुक जा, मैं 1 कटोरी और लाती हूँ तेरे लिए। फिर अगले दिन काशवी फिर से पंखुरी के घर पर आती है। यार पंखुरी, मुझे भी गाजर का हलवा बनाना है। प्लीज अपने गाजर के हलवे की सीक्रेट रेसिपी बताना बहन। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू कुछ तो एक्स्ट्रा ऐड करती है, जिससे हलवा एकदम मस्त बनता है। लेकिन काशवी, नाटक मत कर पंखुरी और चुपचाप बता। अगर मैंने तेरे जैसा हलवा बना दिया तो मेरी सास मुझसे खुश हो जाएगी और फिर मैं उससे जो चाहिए वो मांग सकती हूँ। प्लीज मेरी मदद कर दे यार, और मुझे वो सीक्रेट रेसिपी बता। अच्छा बाबा, ठीक है। मैं गाजर के हलवे में लाल मिर्च की पाउडर डालती हूँ और उसी वजह से वो इतना टेस्टी बनता है। क्या कहा? लाल मिर्च पाउडर? अरे तू क्या पागल हो गई है क्या पंखुरी? गाजर के हलवे में लाल मिर्च कौन डालता है भला? देखा, मुझे पता था कि तू मेरा यकीन नहीं करेगी, इसलिए मैं तुझे नहीं बता रही थी। लेकिन यही सच है, मेरा सीक्रेट पदार्थ और कोई नहीं बल्कि लाल मिर्च की पाउडर है। उससे ही मेरे गाजर के हलवे में 4 चांद लग जाते हैं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है, मैं यही फॉर्मूला ट्राई करके देखती हूँ। आई जस्ट होप कि मेरी सास को वो हलवा पसंद आए। फिर काशवी घर जाकर गाजर का कद्दूकस करती है। तभी उसकी सास अम्बा उसके पास आकर कहती है, देख बहू, मैं तुझे पहले ही बोलकर रख रही हूँ कि मुझे नंबर 1 गाजर का हलवा खाना है। हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। आज का हलवा खाने के बाद तो आप मुझे और मेरे हलवे को 7 जन्मों तक याद रखोगी। कुर्सी की पेटी बांध कर रखिए, बस कुछ देर में ही हलवा बनाकर ला रही हूँ। ठीक है बहू, जल्दी करो। फिर जैसे पंखुरी ने कहा होता है, काशवी गाजर के हलवे में लाल मिर्च पाउडर डाल देती है और उसे जब वो टेस्ट करने जाती है तभी उसकी सास अम्बा उसे रोककर खुद ही पहले टेस्ट करने आती है। अरे बहू, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, हट जा। पहले टेस्ट तो मैं ही करूंगी। मैं भी तो देखूं कैसे बनाया है तूने। लेकिन जैसे ही अम्बा उस हलवे को खाती है उसे बहुत तीखा लगता है और वो चिल्लाने लगती है, हाँ, मेरा मुंह जल गया रे। इतना तीखा हलवा तेरी माँ ने बनाया था या तेरे बाप ने? नालायक लड़की। ओह नो माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। ये पानी, अब पानी पीजिए। फिर अम्बा पानी पीती है और उसके बाद में वो काशवी को बहुत सुनाती है, जिसके बाद काशवी पंखुरी को कॉल करके सब कुछ बता देती है। क्या? अरे ये तो क्या कह रही है काशवी? ऐसा कैसे हो सकता है भला? लगता है तूने कुछ ज्यादा ही लाल मिर्च डाल दी। अरे नहीं पंखुरी, मैंने इतनी भी ज्यादा नहीं डाली थी मिर्च। तूने जितना कहा था मैंने उतना ही डाला था। उस हलवे को खाने के बाद तो मेरी सास ने मुझे बहुत खरी खोटी सुना दी। देख काशवी, तूने कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर की है, क्योंकि जब मैं हलवा बनाती हूँ तभी तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं भी तो लाल मिर्च डालती हूँ। हाँ ना यार, लगता है कुछ तो मुझसे ही गड़बड़ हो गई है। ऐसे ही अश्विनी और लीना भी पंखुरी से उसके गाजर के हलवे की सीक्रेट रेसिपी पूछते हैं।
और उसके बाद वो उन दोनों को भी बेवकूफ बनाती है, जिस कारण उन दोनों के हलवे भी बुरी तरह बिगड़कर निहायती बेस्वाद बनते हैं। फिर एक दिन बाजार में लीना, अश्विनी और काशवी एक दूसरे से मिलती है। क्या तुम दोनों के भी हलवे बिगड़ गए थे? हाँ ना यार, पंकुरी ने मुझे नमक डालने के लिए कहा था, लेकिन उसके बाद भी मेरा हलवा एकदम खराब बना था। क्या? लेकिन लीना, पंकुरी ने मुझे तो हलवे में काली मिर्च डालने के लिए कहा था, जिसके बाद भी मेरा हलवा एकदम घटिया बना था। और उसने मुझे लाल मिर्च डालने के लिए कहा था। इसका मतलब उसने हम तीनों को भी उल्लू बनाया है। ये उसने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हाँ लीना, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। हाँ अश्विनी, अरे उस पंखुरी के कारण मुझे अपनी सास की डांट सुननी पड़ी। नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अब हम क्या करेंगे जिसके चलते हम उसे सबक सिखा सके? हाँ काशवी, क्या करेंगे हम? मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। फिर काशवी अपनी आइडिया लीना और अश्विनी को बताती है, जिसके बाद एक दिन किट्टी पार्टी के लिए सभी काशवी के घर पर आते हैं। तभी काशवी गाजर का हलवा बनाती है, जिसमें वो ढेर सारी लाल मिर्च डालती है। अरे काशवी, कुछ खिला दे बहन, मेरे पेट में तो चूहे डिस्को डांस कर रहे हैं। हाँ बाबा, ला रही हूँ। ये देख, आज मैंने सबके लिए यम्मी और टेस्टी गाजर का हलवा बनाया है। वाओ, ये ले पंखुरी, आज का हलवा बहुत अच्छा बना है। मैंने आज इसमें ढेर सारी लाल मिर्च डाली है। उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन आज का हलवा तो एकदम मस्त बना है। अरे वाह, क्या बात है काशवी, पंखुरी के बाद तो अब तेरा ही नंबर है मास्टर शेफ बनने का। अरे क्या हुआ पंखुरी, जल्दी खा इसे। आखिर तेरी ही सीक्रेट रेसिपी से प्रेरित होकर ये हलवा खास मैंने तेरे लिए बनाया है। नहीं, वो मैं। काशवी उसे जबरदस्ती खिलाने जा ही रही होती है कि पंखुरी उसके हाथ से कटोरी ही फेंक देती है। नहीं खाना मुझे ये हलवा। लेकिन ऐसा क्यों पंखुरी, ये तो तेरी ही सीक्रेट रेसिपी है ना। देखना, लाल मिर्च से हलवे का रंग भी कितना खिल गया है। नहीं, ऐसी कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है। मैंने तुम तीनों के साथ मजाक किया था। अरे मैं तो ऐसे ही हलवा बनाती हूँ और वो अच्छा बन जाता है। उसमें कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं मिलाती मैं। हम जानते थे कि यही सच्चाई है, इसीलिए तुझे ये लाल मिर्च वाला हलवा खिला रहे थे। पंखुरी, तूने हमारे साथ बहुत गलत किया है। अरे तेरी वजह से मेरी सास ने मुझे कितना डांटा। मुझे माफ कर दो गर्ल्स, मैंने ये सब ऐसे ही मस्ती में किया था। अरे मुझे तो लगा कि तुम तीनों अपना अपना दिमाग इस्तेमाल करोगी और ऐसा नहीं बनाओगे, लेकिन तुम तीनों ने आंख बंद करके मुझ पर विश्वास किया और जो मैंने बोला था ठीक उसी प्रकार हलवा बनाया। प्लीज मुझे माफ कर दो। इतनी आसानी से तुझे माफी नहीं मिलेगी। अब तुझे हम तीनों के लिए बड़े बड़े डब्बे भरकर तेरे हाथ का टेस्टी हलवा बनाना होगा। यही तेरी सजा है। क्या? ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, आखिर गलती की है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। और इस तरह पंखुरी को रात भर जागकर तीनों के लिए डब्बे भरकर हलवा बनाना पड़ता है। और इस तरह पंखुरी ने किया हुआ मजाक आखिर में उस पर ही भारी पड़ जाता है।